Hello guys, this is channel Science Point Kurukshetra and myself Anjali Sharma. As you know, तो लास्ट लेक्चर हमने जहाँ छोड़ा था आज हम उससे आगे रिपीट कर रहे हैं। आपको याद है कहाँ छोड़ा था? एग्जैक्टली हमने छोड़ा था लेसन 5 पे, जिसमें था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने उसमें न्यूलैंड की लिमिटेशंस तक कर लिया था। इस लेक्चर में हम करेंगे आज मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ ने एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छा मॉडल हमारे सामने क्लासिफिकेशन का दिया। हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो लगभग 70% तक 70 to 80% जो है मेंडलीफ के ऊपर बेस्ड है। तो उसने क्या किया आइए देखते हैं। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग जो जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो सारी क्या थी, देवर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मीन्स कि उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, उनके एटॉमिक मास का। तो उसने क्या किया, जो उसने मॉडल दिया उसने उसके अंदर सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। और एक चीज और की उसने, जब एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया तो एक बात का पता चला कि रेगुलर इंटरवल के बाद उन सब की जो है प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी और रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। इसी चीज को हमने क्या बोला, पेरियोडिसिटी। जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सभी एलिमेंट्स को रख दिया, दीज वर नियर अबाउट 60-70 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे नॉन। तो उस टाइम पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार जब रिपीट हो रहे थे, उनका बहुत अच्छे से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो इस चीज को बोला गया पेरियोडिसिटी। जो मेन कैरेक्टर्स थे, अब यहाँ पे वो ड्रॉ करना तो मुश्किल नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो देख लीजिएगा। मैं उसके कैरेक्टर्स आपको थोड़े बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसने एक कंप्लीट चार्ट बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज थी, वर्टिकल रोज थी। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट हो, और वर्टिकल क्या है, जो टॉप से बॉटम तक जाता हो। तो जो 7 रोज थी, 7 कॉलम्स उनकी हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको उन्होंने पीरियड्स कहा, और 8 जो थे वर्टिकल कॉलम थे जिनका नाम ग्रुप रखा गया। ये ग्रुप 8 थे, 8 बिल्कुल थे, लेकिन जैसे और इनको रोमन में, सिंपल में नहीं। 8 ग्रुप का जो नाम था उनकी जो नंबरिंग थी वो रोमन न्यूमेरल्स में की गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक ग्रुप जो था वो ए और बी में डिवाइडेड था। इसके साथ साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी रखा, 0 ग्रुप, जो नोबल गैसेस के लिए था। मानने वाली बात यह है, जो 200 से अच्छी बातें हैं, उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी मेंडलीफ को एक प्री आइडिया था कि कहीं ना कहीं ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होंगे या फिर किसी से रिएक्ट ना करने वाले। इसलिए 0 रिएक्टिविटी के बेस पे उन्होंने इसको 0 का नाम दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने चार्ट में कई ऐसे भी गैप रखे जिनका आइडिया था कि इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट नेचर में है, लेकिन वो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में चलते हुए उनके लिए, उन एलिमेंट्स के लिए गैप रखा। सो बच्चे, जैसा कि आपने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में किया था कि अब जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ये कहती है कि एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल जो फंक्शन होता है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। हमने उनके कैरेक्टर्स किए, मेंडलीफ ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया। अब हम जो है उसकी मेरिट्स यानी कि उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने सबसे इजी जो काम किया वो था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। उसके अकॉर्डिंग कैसे, विद इंक्रीज एटॉमिक मास एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वेरी इजी। इसने 2 काम किए। एक तो सभी एलिमेंट्स जितने भी नोन थे, 60 70 80 जितने भी उस टाइम पे नोन थे, सबको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा। दूसरा, इसने सिमिलर को कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द को इसने सिमिलर्स को एक साथ रख दिया। उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि उनको स्टडी करना आसान हो गया। कोबाल्ट पहले रखा, निकल बाद में, जबकि हम जानते हैं कि कोबाल्ट की जो मास है वो थोड़ी ज्यादा है निकल से। पर ऐसा उसने क्यों किया,
क्योंकि जो कोबाल्ट था वो रोडियम और इरिडियम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर थी, और इसी तरह से निकल की प्रॉपर्टीज जो थी वो प्लेडियम और प्लेटिनम के साथ काफ़ी मेल खाती थी। दूसरी अचीवमेंट ये रही कि इसने डाउटफुल मास को करेक्ट किया। एक एग्जांपल के तौर पे पहले जो बेरिलियम था उसका मास निकाला हुआ था 13.5 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि उसका जो इक्विवेलेंट मास था वो 3 माना गया था, जो रॉन्ग था। मैंडलिफ ने क्या किया, पहले इसका इक्विवेलेंट मास करेक्ट किया, वो 4.5 आया। फिर इसकी वैलेंसी थी जो 2 थी, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज थी और वैलेंसी मैग्नीशियम और कैल्शियम से बहुत मेल खाती थी। जब इसने इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट किया तो इसके बाद इसने इसका एटॉमिक मास निकाला, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास, और ये आया 9, जो बिल्कुल करेक्ट था। तीसरा इसने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने कुछ गैप्स छोड़े। इसको आइडिया था कि हमारे वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर नहीं हुए पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सोचने वाली बात थी, ये दूरदर्शिता इसकी दिखाता था भी। हाँ, इसको प्री आइडिया था। अब उसे नाम क्या दें, तो इसने संस्कृत, जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, उसे एक शब्द उठाया इक्का। इसका मतलब होता है नेक्स्ट प्रीसीडिंग एलिमेंट। तो सिलिकॉन के बोरोन के बाद इसने क्या किया, एक गैप रखा, उसको नाम दिया इक्का बोरोन। इसी तरह से सिलिकॉन के बाद जो था उसको नाम दिया इक्का सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद वाले को नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। लेटर जब ये डिस्कवर हुए तो उन गैप के अंदर था स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। सभी बच्चे एक बात बिल्कुल ध्यान से सुने, ये तीनों के तीनों हर साल फाइनल एग्जाम में, टेस्ट में, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई कंपटीशन हो, ये तीनों एलिमेंट पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज इनको अच्छे से याद करें। जो चौथा था अचीवमेंट उसकी, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बनी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बनी 1866 में। तभी इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 0 ग्रुप का एक अलग से एडिशनल ग्रुप ऐड कर दिया था, जिसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन जैसी गैसेस रखी गई। ये भी इसने प्री आइडिया से किया, और जबकि ये बहुत कम कंसंट्रेशन में होती हैं, ये नोबल गैसेस 1900 करीब 30-34 साल बाद डिस्कवर हुई। तो जैसे इसने 0 ग्रुप दिया था वो आसानी से ऐड हो गई। तो ये जो कुछ अचीवमेंट थी, तो सबसे अच्छा अरेंजमेंट अब तक का जो मेरे अकॉर्डिंग है मेंडलीफ का, ये बहुत बड़ा था। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे डीमेरिट्स। हाँ, जैसे अभी हमने इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ा, है डीमेरिट्स। तो पहली जो डीमेरिट आती है वो है एनोमलस बिहेवियर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एनोमलस पोजीशन कैसे एनोमलस होता है, जो करेक्ट ना हो, डाउटफुल हो, कंट्रोवर्शियल हो। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच करती है एल्कली मेटल से और कुछ मैच करती हैं हैलोजन से। ये देखो HCl, H2O, H2S, जैसे ये बना रहा वैसे ही एल्कली मेटल के जैसे हाइड्रोजन भी अपने सारे कंपाउंड बनाते हैं सिमिलर टू एल्कली मेटल। वैलेंसी भी इसकी सेम है। इसके साथ साथ जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, कार्बन है, कार्बन से H4 हाइड्राइड बना रहा है, CCl4 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह से जैसे ये हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड भी बना रहे हैं, और एज ए हाइड्राइड ये एल्कली मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड भी बना रही है। इसी तरह से बात करें कि जैसे हैलोजन्स डाई एटॉमिक रहते हैं, हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक रहते हैं। तो अभी तक भी मॉडर्न में भी कंफ्यूजन बना ही हुआ है कि हम इसे एल्कली में रखें, ये एल्कली मतलब मेटल्स में रखें या नॉन मेटल्स में रखें। सो स्टिल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल controversial even in modern periodic table, right? So पहली जो डिमेरिट है वो तो अभी भी है। सेकंड जो बात आई थी आइसोटोप, हाँ, इसका सोल्यूशन हमें मॉडर्न में मिल चुका है। वो क्या थी, जो आइसोटोप थे उनका क्या था कि एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर डिफरेंट था। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे मान लीजिए कार्बन के 12 और कार्बन 14 है, अब वहां पे तो नाइट्रोजन 14 के लिए जगह है, कार्बन 14 के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए एक दे दिया गया है बॉक्स, लेकिन प्रोटियम, इसके साथ साथ ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो 2 आइसोटोप है हाइड्रोजन के, उनके लिए कोई बॉक्स नहीं है।
तो आइसोटोप के लिए भी कोई जगह उसके अंदर नहीं थी। इसी के साथ बात करते हैं सम पेयर्ड एलिमेंट की अनोमलस पोजीशन। देखिए उसने क्या किया, कॉपर निकल को साथ में रखा। बेसिक थीम था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर थी। कॉपर के बाद निकल आया था, लेकिन कॉपर का जो कोबाल्ट है उसका मास था 58.93 और निकल का 58.71। तो यहाँ पे इसका ही रूल वायलेट हो रहा है। इसी तरह से एक और की बात करें टेल्यूरियम और आयोडीन, इसका मास 127.6 है और इसका 126.91। इसको पहले आना चाहिए बट ड्यू टू प्रॉपर्टीज ये बाद में रखा गया। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वायलेट हुआ। इसी तरह से उसने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे रखा सब ग्रुप में साथ जो कहीं से भी मेल नहीं खाते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में उसने सारे के सारे एल्कली मेटल रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बट इनके साथ साथ उसने क्या किया, ये सारे सॉफ्ट मेटल्स हैं, उसने सारे हार्ड मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो कॉइनेज मेटल कहे जाते हैं उनको एक साथ रख दिया। इनके आपस में प्रॉपर्टीज ये रिजेंबल ही नहीं करते, दे आर वेरी हार्ड, रिजिड और ये सॉफ्ट है। तो इनकी फर्स्ट ए फर्स्ट बी में ग्रुपिंग आउट ऑफ कंसेप्ट थी। नेक्स्ट जो बात आती है कि उसने सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। कैसे, देखिए कॉपर और मरकरी की काफी सिमिलैरिटी है, प्रॉपर्टीज काफी मिलती हैं। कॉपर को उसने फर्स्ट बी में रख दिया और इसको सेकंड बी में। ये भी एक आउट ऑफ टेस्ट, आउट ऑफ रूल बात थी। और सबसे बड़ी बात आती है सर्टेनिटी। उस सबसे बड़ी बात है इसकी जो लास्ट की है अनसर्टेनिटी इन प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। नए एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि एटॉमिक मास जिनकी पास पास थी उनके बीच में डिफरेंस तो बहुत कम था, लेकिन जो हैवी एलिमेंट्स थे उनके बीच में डिफरेंस काफी आ रहा था प्रॉपर्टीज में। तो इसकी वजह से नए एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि वायलेट कर रहे थे ये एटॉमिक मास का डिफरेंस। सो ये सब थी इसकी डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।